हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने रिएक्शन चैनल पर। मैं हूँ आपका दोस्त एंड होस्ट आशुतोष। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज के बायोग्राफी पे। तो दोस्तों, आज जैसा कि आपको पता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज काफ़ी ग्रेट मराठा किंग थे, जिन्होंने अपना काफ़ी बड़ा योगदान दिया है हमारे हिंदुस्तान के लिए। तो दोस्तों, ऐसे में मुझे बहुत इंटरेस्टिंग है कि देखते हैं कि उनका जो जीवनी था, उनकी जो बायोग्राफी थी वो कैसी थी। आज का मेरा जो रिएक्शन है वो उसी पर है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी बात मैं आपसे वीडियो देखने के बाद करता हूँ। नमस्कार, मैं राजा भारत की आत्मा हूं। मुझसे ही आपके देश का नाम पड़ा भारत। मैंने इतिहास की बहुत सारी घटनाएं अपने अंतःकरण में समाये रखी हैं। ये आपको अपने गौरवशाली इतिहास और तुम्हारे शूरवीरों के साहसिक कार्यों से अवगत कराएंगी। आज मैं आपको कहानी सुनाता हूं एक अनोखे वीर पुत्र की, जिसका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। सन 1627 ईस्वी पूरे भारत पर मुगल साम्राज्य का आधिपत्य था। उत्तर में शाहजहां तो बीजापुर में सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह और गोलकोंडा में सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह। डेक्कन के सुल्तान सेना के लिए हमेशा मुस्लिम अफसरों को ही प्राथमिकता देते थे। बंदरगाहों पर पुर्तगालियों का कब्जा था और थल मार्ग पर मुगलों का अधिकार। इसलिए उत्तरी अफ्रीका और मध्य एशिया से मुसलमान अधिकारियों को ला पाना मुमकिन नहीं था और डेक्कन के सुल्तानों को हिंदू अधिकारी नियुक्त करने पड़ते थे। आदिल शाह की सेना में एक मराठा सेनाध्यक्ष था, शाहजी भोसले। शाहजी सेना में उच्च पद पर आसीन था। सन 1630 में महाराष्ट्र में जुन्नर के समीप शिवनेरी के किले में उनके और जीजाबाई के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। स्थानीय देवी शिवाय के नाम पर पुत्र का नामकरण हुआ, जो आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से विश्व विख्यात हुए। शिवाजी के पिता काफी समय घर से दूर रहे थे, इसलिए बचपन में उनकी देखरेख माता जीजाबाई और गुरु दादोजी कोंडेव ने की। दादोजी ने उन्हें युद्ध कौशल और नीति शास्त्र सिखाया, तो जीजा माता ने हिंदू धार्मिक कथाएं। जब दादोजी का सन 1647 में निधन हुआ, तब उनका ये मानना था कि शिवाजी अपने पिता की ही तरह आदिल शाह की सेना में उच्च पद पर आसीन होंगे, लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। सन 1646 के समय भारत में किसी हिंदू शासक का अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर पाने के लिए इन तीन परिस्थितियों का पूरा होना जरूरी था। एक, कि वो शक्तिशाली साम्राज्यों के केंद्र से दूर हों, जमीन खेती के लिए अनुपयोगी हो और जंगलों से घिरा हुआ हो, ताकि छापामार युद्ध या गुरिल्ला वॉरफेयर करा जा सके। ये परिस्थितियां 1646 में शिवाजी के लिए अनुकूल बनी, जब उन्होंने स्थानीय किसानों मावली के समर्थन से अपनी सेना का निर्माण किया। शिवाजी को भली भांति याद था कि किसी भी साम्राज्य को स्थापित करने के लिए किलों की क्या महत्व है, इसलिए सिर्फ 15 साल की उम्र में ही उन्होंने आदिल शाही अधिकारियों को रिश्वत देकर तोड़ना, चाकन एवं कोंडना किलों को अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद उन्होंने आबाजी सोमदेव की मदद से थाना, कल्याण और भिवंडी के किलों को मुल्ला अहमद से छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। इन घटनाओं से आदिल शाही साम्राज्य में हड़कंप मच गया। शिवाजी को रोकने के लिए उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए शिवाजी ने अगले 7 बरस तक आदिल शाह पर सीधा आक्रमण नहीं किया। शिवाजी ने यह समय अपनी सेना को बढ़ाने और प्रभावशाली देशमुखों को अपनी ओर करने में लगाया। धीरे धीरे उन्होंने एक विशाल सेना खड़ी कर ली, जिसके घुड़सवार नेताजी पलकर ने संभाल रखी थी और पैदल सेना यशाजी कनक ने। अब तक शिवाजी के पास 40 किले भी आ चुके थे। शिवाजी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सन 1659 में
बीजापुर की बड़ी साहिबा ने अफजल खान को 10,000 सिपाहियों के साथ शिवाजी पर आक्रमण करने का हुक्म दिया। अफजल खान अपनी क्रूरता और ताकत के लिए जाना जाता था। उसने शिवाजी को खुले युद्ध करने के लिए उकसाने के लक्ष्य से बहुत सारे मंदिरों को तोड़ डाला और कई बेगुनाह नागरिकों का कत्ल कर डाला। लेकिन शिवाजी ने चतुराई और रण कौशल का परिचय देते हुए छापामार पद्धति से युद्ध चालू रखा। इस समय वो प्रतापगढ़ किले में रहे, जो कि चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। अंत में अफजल खान ने शिवाजी को धोखे से मारने की साजिश रची। उसने शिवाजी को मिलने का न्योता भेजा। जब वो मिले, अफजल खान ने अपनी मजबूत पकड़ में शिवाजी को दबाकर मार डालने का प्रयास किया। शिवाजी पहले से तैयार थे। अपने छुपाकर रखे हुए बाग नाका से उन्होंने अफजल खान का पेट ही चीर डाला, जो कि उनसे 2 गुना विशालकाय था। इसके बाद प्रतापगढ़ की लड़ाई में शिवाजी ने अफजल खान की सेना को करारी मात दी। शक्तिशाली अफजल खान की हार से बीजापुर का सुल्तान स्तब्ध रह गया। अब की बार रुस्तम जमान को भेजा गया। 28 दिसंबर 1659 को शिवाजी ने रुस्तम जमान की सेना पर सामने से हमला बोल दिया। साथ ही उनकी सेना की 2 और टुकड़ियों ने दोनों दिशाओं से रुस्तम की फौज पर आक्रमण कर दिया। रुस्तम जमान शर्मिंदाजनक स्थिति में लड़ाई के मैदान से अपनी जान बचाकर भाग गया। सन 1660 में आदिल शाह ने अपने सेनापति सिद्दी जौहर को शिवाजी पर हमला करने के लिए भेजा। शिवाजी पन्हाला किले में थे और सिद्दी जौहर की सेना ने किले को चारों ओर से घेर लिया। शिवाजी ने सिद्दी जौहर को मिलने का न्योता दिया और जब वो मिले, आदिल शाह को संदेश भिजवा दिया कि सिद्दी जौहर उनसे गद्दारी कर रहा है। इससे आदिल शाह और सिद्दी जौहर के बीच लड़ाई छिड़ गई, जिसका फायदा उठाकर शिवाजी एक रात अपने 5,000 सिपाहियों के साथ पन्हाला किले से बाहर निकल आए। बाजी प्रभु देशपांडे ने न सिर्फ सिपाहियों के साथ दुश्मन सेना को उलझाए रखा, जिसकी वजह से शिवाजी सकुशल विशालगढ़ पहुंच गए। इस लड़ाई में बाजी प्रभु देशपांडे को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। उनको महाराष्ट्र के इतिहास में एक महान योद्धा माना जाता है। इसके बाद बीजापुर की बड़ी बेगम ने औरंगजेब से शिवाजी को पकड़ने के लिए विनती करी। उसने अपने मामा शाइस्ता खान को 1,50,000 सैनिकों के साथ शिवाजी से युद्ध करने भेजा। शाइस्ता खान ने अपनी विशाल सेना के बल पर पुणे पर कब्जा कर लिया और शिवाजी के निवास स्थान लाल महल पे अपना बसेरा डाल दिया। शिवाजी ने चालाकी से अपने 400 सिपाहियों के साथ शादी के बारातियों के वेश में पुणे में प्रवेश कर लिया। रात के समय उन्होंने सीधे शाइस्ता खान के ऊपर खतरनाक हमला बोला। खान ने खाकी से कूदकर अपनी जान बचा ली, पर शिवाजी की तलवार की वार से अपनी 3 उंगलियां गंवा बैठा। उंगली तो गई और इज्जत भी। फिर शिवाजी ने सन 1664 में मुगल व्यवसायी केंद्र सूरत पर आक्रमण करके उसको तहस नहस कर डाला। औरंगजेब आग बबूला होकर 60 वर्षीय राजपूत सेना नायक मिर्जा राजा जय सिंह को अपने 1.5 लाख सैनिकों के साथ शिवाजी से लड़ने के लिए भेजा। इस युद्ध में शिवाजी की हार हुई और उन्हें अपने 23 किले और 4 लाख की मुद्रा हर्जाने के रूप में देनी पड़ी। उन्हें अपने 9 वर्ष के पुत्र संभाजी के साथ आगरा जाना पड़ा। शिवाजी को नियंत्रित रखने के लिए पहले यह तय हुआ कि उन्हें मुगल दरबार में कोई पद दिया जाए, लेकिन औरंगजेब ने उसको बदलकर शिवाजी को घर में कैद करने का आदेश दे दिया। औरंगजेब नहीं जानता था कि ये गलती बहुत महंगी पड़ेगी। शिवाजी ने बीमारी का बहाना बनाया और अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के आशीर्वाद के लिए साधु संतों और फकीरों को रोजाना मिठाई और उपहार भेजने की इच्छा जताई। एक दिन वो खुद श्रमिक के भेष में सामान के डब्बे में संभाजी को छुपाकर बाहर निकल आए। वो मथुरा, काशी, गया, पुरी के बाद गोलकोंडा और बीजापुर होते हुए रायगढ़ पहुंच गए। 1670 तक शिवाजी ने कई लड़ाइयां लड़ते हुए 4 महीनों के भीतर अपने राज्य का बड़ा हिस्सा मुगलों से स्वतंत्र करा लिया।
सन 1671 से 1674 तक औरंगजेब ने भरसक 4 प्रयास साल किया लगातार। शिवाजी को अपने अधीन करने का, लेकिन वो बुरी तरह से असफल हुआ। उसने अपने उत्तम योद्धाओं जैसे दाऊद खान और मोहब्बत खान को शिवाजी से लड़ने भेजा, लेकिन सबको मुंह की खानी पड़ी। इसके साथ ही सन 1672 में अली आदिल शाह की मृत्यु हो गई और बीजापुर सल्तनत की स्थिति में चला गया। आखिर वो दिन आया जब गगा भट्ट ने 6 जून 1664 को पूरे उत्सवनुमा वातावरण में हिंदू परंपराओं के साथ शिवाजी का राज्याभिषेक किया। वो मराठा के राजा बने और कई सदियों के अंतराल के बाद हिंदू रीतियों, तिलक, जनेऊ और वेदों के उच्चारण के बीच किसी राजा का राज्याभिषेक संपन्न हुआ। शिवाजी की महानता सिर्फ उनकी बहादुरी और युद्ध कौशल में ही नहीं थी, वो एक योग्य प्रशासक भी थे। उन्होंने धर्म के आधार पर कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। उनके कई अधिकारी, यहाँ तक कि उनके व्यक्तिगत अंगरक्षकों में कुछ मुसलमान भी थे। उन्होंने कभी किसी भी नारी का निरादर नहीं किया। यहाँ तक कि युद्ध में हारे हुए दुश्मनों की स्त्रियों को भी सम्मान सहित वापस भेज देते थे। गुरिल्ला युद्ध, किलों का उपयोग और नवसेना का निर्माण भारत में पहली बार शिवाजी ने ही करा। उन्होंने 4 किलों तथा 2000 सैनिकों से शुरुआत की थी और उनकी मृत्यु के समय तक ये गिनती 300 किलो एवं 1 लाख सैनिकों की हो गई थी। मार्च 1680 में शिवाजी का स्वास्थ्य खराब हो गया। तेज बुखार और पेचिस के चलते 5 अप्रैल 1680 को 52 साल की छोटी सी उम्र में इनका स्वर्गवास हो गया। औरंगजेब ने सोचा कि शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहले उनके पुत्र संभाजी ने और उसके बाद छत्रपति राजा राम ने मराठा शासन की बागडोर संभाली। औरंगजेब को करीब 25 सालों तक मराठाओं के साथ युद्ध लड़ना पड़ा, जिसकी वजह से वो अपनी मृत्यु के समय तक पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। शिवाजी ने जो मराठा राज्य की नींव रखी, वो आगे चलकर कर्नाटक से लेकर अटॉक पाकिस्तान तक फैल गई। शिवाजी जैसे मनुष्य कभी मरते नहीं, लेकिन लोगों के हृदय में अपने महान कार्यों, साहस और बलिदानों की वजह से हमेशा अमर रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे वीडियो हो चुका है ख़त्म। तो मुझे जो यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात लगी इस पूरे वीडियो में, जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, वैसे तो सारे ही अच्छे, बट मुझे जो सबसे अच्छा पॉइंट लगा वो ये था कि वो जो विरुद्ध जो उनके रहते थे, सैनिक जो रहते थे, उनको भी वो काफ़ी, उनकी जो औरतें रहती थी उनको काफ़ी सम्मान के साथ वापस पहुंचा दिए जाता था, वापस उनको आदर के साथ, सम्मान के साथ, क्योंकि ऐसे जनरली देखा नहीं जाता था। क्योंकि जो मुगल्स होते थे वो जनरली ऐसे जो अत्याचार करते थे, जो वहाँ की औरतें होती थी, जब वो जीत जाते थे तो वहाँ पे ऐसा काफ़ी मैंने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि वहाँ पे अत्याचार करते थे। बट ये जो थे, इन्होंने कभी ऐसा कोई भी अत्याचार नहीं किया, जो कि मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छी बात है। और इस चीज़ से हम सबको आज के ज़माने में, आज के यूथ, एज ए यूथ आज के ज़माने में हम सबको ये बात सीखनी चाहिए कि कैसे नारी शक्ति का सम्मान करना चाहिए, कैसे औरत का सम्मान करना चाहिए। और दूसरा जो बात मुझे लगी कि इनके जो पर्सनल जो बॉडीगार्ड थे वो भी मुस्लिम्स थे, तो वो काफ़ी, मतलब इनका जो पर्सनालिटी था, इनका जो ऑरा था, वो काफ़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा था, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से इनको हराना, और एक तो इनको जो ट्रेन किया गया वो बचपन से इनके माता द्वारा, जो कि जीजाबाई थे, उन्होंने उनको काफ़ी ज्ञान दिया, काफ़ी वेद शास्त्रों के बारे में पढ़ाया है। और दूसरी जो बात थी, जो अफजल खान थे जिनको इन्होंने मारा, जो बाग नग से इन्होंने मारा, एक्चुअली में उनको पहले से अंदेशा था, जो मैंने पढ़ा हुआ थोड़ा बहुत इनके बारे में, तो मुझे इनको पहले से अंदेशा था थोड़ा सा कि शायद मेरे साथ धोखा हो सकता है, क्योंकि वो काफ़ी साल से ट्राई कर रहे थे मारने का, लेकिन नहीं मार पा रहे थे। तो उनको थोड़ा सा अंदाज़ा हो चुका था कि कहीं मुझे धोखे से ना मारे, जिसकी वजह से उन्होंने लोखंड का जो ये रहता पैड टाइप कुछ था, वो अंदर पहन कर आगे पीछे
तब वो लोखंड का पहनकर अंदर कवच जैसा वो पहनकर वो गए थे अफजल खान के पास। जैसे उन्होंने धोखे से मारने की कोशिश की, वैसे ही इन्होंने अपना बाघ का जो नख था वो निकाल कर हमला करके उनका पेट फाड़ दिया। तो ये मुझे काफ़ी मतलब इनके बारे में पढ़ के आज के यूथ को हमेशा सीखना चाहिए। 2-3 जो मेन पॉइंट्स हैं, ख़ास करके तो वुमेन का कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए आज के ज़माने में एज एन यूथ। दूसरे जो इनका जो योगदान था हमारे लिए, जो इन्होंने दूसरा एक था नौसेना जिसको बोलते नेवी, उसका भी इन्होंने ही इन्वेंट किया हुआ है इंडिया में, जो फर्स्ट टाइम आया है। जहाँ पे पहले पुर्तगालियों का कब्ज़ा हुआ करता था, बाद में वहाँ पे से भी इन्होंने उस चीज़ को भी वहाँ पे भी इन्वेंट किया कि कैसे नौसेना का। हाँ, और दूसरा एक जो चीज़ था मुझे जो अच्छा लगा, उनका ये गुरिल्ला वॉरफेयर में भी बहुत काफ़ी एक्टिव थे। इनके जो गुरिल्ला छापेमार युद्ध थी वो भी काफ़ी अच्छी थी, जिसके कारण इनको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल था। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यहाँ पे आज की वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच। आपका समय शुभ रहे।